नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपको पता है आप अपने घर में चैन से क्यों सोते हैं? इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि हमारी सीमाओं पर हमारे फौजी, हमारे सैनिक अपना दिन रात एक करके, खून पसीना एक करके हमारी रक्षा के लिए खड़े होते हैं। इसीलिए अपने शहरों, अपने गांवों में हम चैन की जिंदगी जी पाते हैं। अब जब बात आती है सेना की, तो मेरा सर हमेशा सैनिकों के लिए गर्व से उठ जाता है, सैल्यूट करने का मन करता है। और कोई ऐसा सैनिक हमारे सामने हो जो भारतीय आर्मी का चीफ रहा हो और साथ ही साथ जिसने 40 साल तक अथक मेहनत करके इस राष्ट्र की सेवा की हो और अपने रिटायरमेंट के बाद अपने एक नए सफर पर निकला है। ऐसे ही जनरल मनोज नरवणे जी हमारे साथ हैं, जो भारत के आर्मी चीफ रह चुके हैं। कई सारे मुद्दों पर उनसे बात करेंगे। आपको पता है उनके जैसा अनुभव शायद ही कम लोगों को सेना में होता हो। सशस्त्र बलों के दुनिया के टॉप 5 सेनाओं में से एक को लीड करना ये कोई आसान काम नहीं है। लेकिन आजकल सर चर्चा में है अपनी नई पुस्तक को लेकर, और इस पुस्तक का नाम है द क्यूरियस एंड क्लासिफाइड। सर प्लीज एक बार पुस्तक दिखाइए, उसके बाद इसके ऊपर बातचीत शुरू करेंगे। तो ये पुस्तक है द क्यूरियस एंड क्लासिफाइड। अब सवाल ये है, मिलिट्री में तो हर कुछ क्लासिफाइड होता है, तो ये क्लासिफाइड क्या है, इसकी मिथ्स क्या है, इसके रियलिटी क्या है? क्योंकि अनअर्थिंग मिलिट्री मिथ्स एंड मिस्ट्रीज की बात हो रही है। कौन कौन सी मिस्ट्रीज इस बुक के बारे में है, इसके अलावा और भी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में सर से बात करेंगे, क्योंकि उनसे ज्यादा अनुभव जो है सेना में शायद ही चंद लोगों का हो, कम लोगों का हो। तो सर सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, क्या पढ़ने को मिल रहा है? मैं रिवील नहीं करूंगा कि आपने कौन कौन से चैप्टर्स लिखे हैं। क्या पढ़ने को मिल रहा है, और क्या ये मिलिट्री मैन के लिए है कि आम पाठक के लिए भी? पहले बात तो दीपक जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ये मौका दे रहे हैं कि मैं अपने किताब के बारे में बात कर सकूं। आपके इंट्रोडक्शन में कहा कि आप सैल्यूट करना चाहते हो, तो मैं ये कहना चाहूंगा सैल्यूटिंग के ऊपर भी एक चैप्टर है इसमें। अच्छा, जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं कि कैसे कैसे सैल्यूट लोग करते हैं और उसका इतिहास क्या है सैल्यूटिंग का वगैरह, तो इसका तफसील में बाद में भी बात कर सकते हैं। जहाँ तक आपका सवाल है कि ऐसे बहुत सारे घटनाएं हैं, रहस्य है, किस्से हैं फौज में जो कि ज़्यादातर लोगों को मालूम नहीं है। और जब मैं ये चीज़ें, जब मुझे ये आइडिया आया कि मैं ऐसे किताब लिखूं और इसके बारे में मैं जब अपने दोस्तों के साथ, अपने फौजी दोस्तों के साथ ये बातें कर रहा था कि ऐसे भी है वैसे भी है, तो आश्चर्य की बात यह है कि उन्होंने भी इसके बारे में सुना नहीं था। अच्छा। जो कि मुझे लगा कि बहुत ही एक आम चीज़ है, क्योंकि मैंने कहीं ऐसे कोई किसी सीक्रेट फाइल से तो नहीं पढ़ा है, तो मुझे तो लगा कि बहुत आम बात है। लेकिन इसलिए मुझे लगा कि जैसे कि ये कोई गोपनीय चीज़ हो कि जिसको लोगों को मालूम नहीं, जैसे कि ये कोई क्लासिफाइड हो। तो इसलिए ये मेरा मकसद था कि इन घटनाओं को, इन किस्सों को, बहुत रोमांचक किस्से हैं, कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं, ना सिर्फ मेरे फौजी दोस्तों के लिए लेकिन पूरे जितने भी हमारे नागरिक हैं, जिससे इनको जो है प्रेरणा भी मिलेगी और ये भी पता चलेगा कि फौज क्या है। और जब मैं फौज कहता हूँ, ये सिर्फ आर्मी नहीं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सभी मिलकर है ये। मैं आपसे यह समझना चाहूंगा सर, आप हमेशा बंदूक के सिपाही रहे हैं, कलम का सिपाही बनके कैसा लग रहा है? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जब फौज में रहते हैं हम, तो हमें कलम भी काफी चलाना पड़ता है। अच्छा। काफी रिपोर्टें लिखनी पड़ती है। तो ये नहीं कि बिल्कुल हम बंदूक ही चलाते हैं, और काफी पढ़ाई भी करनी पड़ती है, रिटन एग्जाम भी देने पड़ते हैं। तो कलम तो हमेशा चलता रहता है, सिर्फ उसका रुख जो है बदल गया है ऑफिशियल रिपोर्ट से लेके अभी फिक्शन और नॉन फिक्शन पे। और जो चीज़ें जो है मुझे लगता है कि जो बातें लोगों तक पहुंचानी चाहिए। आपने एक और पुस्तक लिखी है जो फिक्शन है,
कैंटोनमेंट कॉन्स्पिरेसीज, ये जो आपने पुस्तक लिखी सर, तो इस फिक्शन का दिमाग कैसे चला? ये तो मैं आप समझ सकता हूं, आपने अपने अनुभव के आधार पर लिखी। फिक्शन आप पढ़ते थे, फिक्शन में आपका इंटरेस्ट था, फिक्शन क्यों लिखा आपने? तो ये जो किताब थी मेरी पहली वाली, पेंगुइन ने पब्लिश किया है, कैंटोनमेंट कॉन्स्पिरेसी, ये एक मर्डर मिस्ट्री है। तो अक्सर लोग पूछते कि आपके सर्विस में मर्डर हुआ था, तो मैं कहता नहीं, मर्डर तो नहीं हुआ, लेकिन बाकी मिस्ट्रीज तो थी। लेकिन ये जो प्लॉट था वो मेरे दिमाग में कई सालों से था कि कैसे दो यंग ऑफिसर जो हाल ही भर्ती हुए हैं आर्मी में, आईएमए से पास आउट होके, जब वो यूनिट में जाते हैं तो कैसे ड्यूटी, ऑनर, ट्रुथ, लॉ, सही और गलत के बीच में कैसे टकराव होता है। तो ये सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, लेकिन इस मर्डर मिस्ट्री के ज़रिए ये चीज़ें जो है, जो अक्सर रोज़ाना हमें सामना करना पड़ता है, कभी कभी हम काम आगे बढ़ाने के लिए कभी गलत काम भी करते हैं, कोई शॉर्टकट भी लेते हैं, कोई इलीगल चीज़ भी करते हैं। तो उस किताब के ज़रिए कैंटोनमेंट कॉन्स्पिरेसी ना सिर्फ वो मर्डर मिस्ट्री तो है ही, लेकिन जो कॉन्फ्लिक्ट है ड्यूटी और ऑनर के बीच में और ट्रुथ के बीच में, सच्चाई के बीच में, वो भी उसमें मैंने दर्शाया है इन दोनों जो हीरो हीरोइन है उनके थ्रू। आपने मिथ्स एंड मिस्ट्रीज की बात की है, तो मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कौन सा सबसे बड़ा मिथ है जिसको आपने इस पुस्तक के अंदर रिवील किया है? कोई किस्सा सुनाना चाहेंगे उससे जुड़ा? देखिए, जो इसमें 25 चैप्टर है और हर चैप्टर एक रोमांचक कहानी है। अच्छा। अपने आप में एक कहानी है, तो इसको आप सिरे से सिरे नहीं पढ़ने की ज़रूरत, कोई भी चैप्टर उठा के आप इसको पढ़ सकते हो, जो भी अच्छा लगे। कई चीज़ों जो मिलिट्री हिस्ट्री से जुड़े हैं, जिनके रेफरेंस हैं और जो कि हम ठोस तरीके से कह सकते हैं कि ऐसे हुआ है, लेकिन कई चीज़ें हैं जो परंपरा खास करके वो सालों साल चलती आती है। कई कहानियाँ हैं जो बोल बोल के लोगों को फिर ये सच के बराबर हो जाता है, और ये कहना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी मिथ है और कौन सी सच्चाई है, कौन सी काल्पनिक है और कौन सी सच्चाई है। तो इनमें से ऐसे कई ऐसे किस्से हैं। तो जैसे एक उदाहरण के तौर पर एक चैप्टर है नेवी के ऊपर, और नेवी का एक परंपरा है। जैसे कैप्टन मुल्ला की जो कहानी है, आईएनएस कुकरी के जो कैप्टन थे, वो 1971 के लड़ाई में जब आईएनएस कुकरी एक टॉर्पीडो हो जाता है और डूबने वाला होता है, तब कैप्टन मुल्ला, जो नेवी की ट्रेडिशन है, नेवल ट्रेडिशन के अनुसार वो अपने शिप के साथ ही नीचे चले जाते हैं, उनको वीर चक्र से सम्मानित भी किया जाता है। लेकिन ये कहीं लिखा है कि कैप्टन ने डूबना ही है या मरना ही है? तो इसका पीछे क्या इतिहास है, और क्या ये कई रूल्स और रेगुलेशंस में है, या एक ऐसी परंपरा है जो किसी वजह से शुरू हुई? तो इसकी वजह ये थी, या हो सकती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इट्स मिथ एंड मिस्ट्री, कि इसमें कोई ओवर द इयर्स ये बढ़ गया। तो इसकी कहानी ये है कि एक स्टीम शिप थी ब्रिटिश ज़माने में, जो कि पिलग्रिम्स को लेके सऊदी अरेबिया जा रही थी, और वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास, जहाँ अभी सारा कुछ हो रहा है, वहाँ पे एक तूफान में वो फंस जाती है, और उसका कैप्टन जो है वो घबरा के एक दो लोगों को साथ लाइफ बोट में बैठ के भाग जाता है, और एडन बंदरगाह में पहुंच के वो कहता है कि ये मेरी शिप वो डूब गई, हम 3-4 ही लोग बच गए। लेकिन जब वो तूफान हट जाता है तो एक दूसरी शिप जो जा रही होती है, वो उस शिप को टो करके उसी बंदरगाह एडन में ही ले जाती है। मतलब वो शिप बची हुई थी? शिप बची हुई थी। तब इसका तो बहुत बेइज्जती होती है कि ये भाग गया अपने शिप को छोड़ के, और उसको निकाल दिया जाता है कमांड से, कोर्ट मार्शल मान लो किया जाता है। तो तब से ये भावना आने लगी कि जो मर्जी हो, कैप्टन जो है शिप नहीं छोड़ सकता है। लेकिन ये, जैसे मैंने कहा, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, तो ये एक तरह से ये एक मिथ है। लेकिन आगे जाके वो टाइटैनिक भी हुआ,
टाइटैनिक भी कैप्टन ब्रिज पर डटा रहता है और वो भी शिप के साथ नीचे डूब जाता है। जाता है। तो ऐसे एक दो जब किस्से हुए तब वो ऐसे परंपरा बनती गई कि शिप के साथ जाना ही है नीचे, लेकिन ऐसे कहीं जरूरी नहीं लिखा। और अगर कैप्टन ने जो वो कर सकता था अगर किया है, और अगर वो बच के निकल सकता है तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। तो ये एक किस्म से एक मिथ है। सर अब सैल्यूट के बारे में बताइए, आपने बड़ी अच्छी बात कही। सैल्यूट मतलब कैसा होता है? कई कई तरह के हमने अलग अलग सैल्यूट देखे हैं, और ये परंपरा कैसे शुरू हुई? तो इसके भी कई ये हैं, कहानियां हैं। रोमन टाइम से शुरू होके कि वो जब ग्लेडिएटर्स लड़ते थे आपस में, तब वो एम्परर को सैल्यूट करते थे कि तो वहाँ से वो शुरू होता है। कुछ लोगों का कहना है कि जब नाइट्स हुआ करते थे जो अपना आर्मर पहनते थे और बड़ा सा हेलमेट पहनते थे, तब एक दूसरे को पहचानने के लिए वो अपना वाइजर ऐसे उठाते थे। अच्छा, तो वाइजर उठाना, अपना चेहरा दिखाना, वो एक किस्म से वो सैल्यूट बन गया। आज भी अगर आप हेलमेट का वाइजर उठाओगे तो वही एक्शन होगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि वो सैल्यूट वहां से शुरू हुआ, लेकिन एक बार फिर ऐसे कहीं लिखा हुआ नहीं है किसी इतिहास की किताब में कि सैल्यूट 1900 या 1200 शताब्दी में ऐसे ऐसे शुरू। तो ये कंजेक्चर है कि शायद ऐसे हुआ हो। उसी तरह आर्मी, नेवी और एयरफोर्स भी अलग अलग तरीके से सैल्यूट करते हैं। आर्मी का पूरे खुले हाथ से होता है, नेवी का हथेली छुपा के, और एयरफोर्स का थोड़ा बीच में ऐसे 45 डिग्री एंगल, जैसे कि जहाज टेक ऑफ कर रहा हो। तो अगर आपने फोटो देखे होंगे नेशनल वॉर मेमोरियल में, जब तीनों चीफ खड़े हैं और सैल्यूट कर रहे हैं, तीनों का सैल्यूट में थोड़ा फर्क है। तो इसका भी मैं जिक्र करता हूँ कि ये फर्क भी शायद क्यों आया। तो आपने फर्क की बात बताई सैल्यूट के अंदर। सर क्लासिफाइड और अनक्लासिफाइड आर्मी के बारे में कहा जाता है कि ज्यादातर जानकारियां, जो रिपोर्ट्स आप लिख रहे हैं, जो जानकारी आप अपने सुपीरियर्स को भेज रहे हैं, वो क्लासिफाइड होती हैं। तो आपने कौन सी इंफॉर्मेशन को इसमें अनक्लासिफाइड किया है? नहीं, जैसे मैं कहा कि इसमें कोई ऐसे आर्मी की क्लासिफाइड बात नहीं है। अच्छा, वो कहानियां क्योंकि लोगों को मालूम नहीं थी, जैसे कि वो क्लासिफाइड थी। ओके। ये नहीं कि ये इसमें कोई क्लासिफाइड चीज है। ये तो अगर आप इसके बारे में गूगल करो तो बहुत सारे वो डिटेल आपको मिल जाएंगे, लेकिन क्योंकि ये लोगों को मालूम ही नहीं थी, जैसे कि हम फौज के अंदर क्लासिफाइड चीजें दूसरों को मालूम नहीं होती, तो उस नजरिए से ये क्लासिफाइड है और रोमांचक है ही, इसलिए वो क्यूरियस। इसमें आपने चक दे फट्टे, जो हम हमारे यहाँ सब कहते हैं, नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं, फिल्मों में गाने बने हैं, फिल्मों में इसको काफी यूज किया जाता है, सामान्य बोलचाल में इसको बहुत यूज किया जाता है, चक दे फट्टे। तो इसके बारे में आपने क्या कहानी बताई है सर? तो चक दे फट्टे जो है, मैं भी इस्तेमाल करता था। अच्छा, लेकिन मुझे भी मालूम नहीं था कि इसके पीछे क्या इतिहास है, जब तक कि मैं अपने रेजिमेंट में गया, जो सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट है। तो रेजिमेंट में जाने के बाद वहाँ पर भी लोग चक दे फट्टे के, तो इसलिए मेरा थोड़ा सा ये हुआ कि थोड़ा मैं इसके बारे में जानकारी लूँ। ये कहना है कि जब सिख और मुगलों के बीच लड़ाई होती थी, तब सिख घोड़ा सवार जो खालसा आर्मी थी, खालसा फौज, वो मुगलों के कैंप पर हमला करते थे। और मुगल सेना बड़ी थी, खालसा आर्मी जो है वो छोटी थी। तो ये रेड करने के बाद, कैंप में रेड करने के बाद जब वो वापस आते थे, तो मुगलों ने जो छोटे छोटे पुल बनाए थे नदी नालियों के ऊपर, उनके फट्टे उखाड़ लेते थे। अच्छा। तो वापस जाते वक्त एक दूसरे को उत्साह देते थे कि चक दे फट्टे। तो ऐसे करके वो चक दे फट्टे अपने रोज के सामान्य इस्तेमाल में आया है, लेकिन उसकी जड़ जो है वो फौजी इतिहास में है, मिलिट्री हिस्ट्री में है, जो कि अभी शायद किसी को ही शायद ही कोई मालूम है। तो एक तरह से फिर ये क्लासिफाइड है कि किसी को मालूम नहीं है, किसी को मालूम नहीं है। और चक दे मूवी भी बनी है, वो खोसला का घोसला जो पिक्चर है, उसमें भी वो गाना है, चक दे फट्टे, उसमें भी चक दे फट्टे का इस्तेमाल किया जाता है। तो जब मैंने ये कहानी लिखी है, तो मैं शुरू करता हूँ इतिहास से, आता हूँ वर्तमान में। अच्छा। ये जो चक दे मूवी है और खोसला का घोसला पिक्चर है, उसका भी जिक्र करता हूँ, और आज तक मतलब वो कनेक्ट करता हूँ, मैं पास्ट को और प्रेजेंट को कनेक्ट करता हूँ। और इसलिए मुझे लगता है कि ये सभी लोग जो है इसको पढ़ पाएंगे
और पढ़ के इतिहास के बारे में भी थोड़ा सा पता चलेगा, लेकिन ऐसे टेक्स्ट बुक के माफिक नहीं। जी 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 इंटरटेनिंग तरीके से, Entertaining बिल्कुल। तरीके से। आपका आप पढ़ के उसमें आपकी और रुचि और आए। रुचि आपने आएगी। लिखा कि नहीं, चकदे फड्डे नब्दे गिल्ली सुबह जलंधर शाम हाँ, होती थी। वो नहीं लिखा, लेकिन वो भी लेकिन दिलचस्प है सर। मुझे आपने जो टॉपिक सेलेक्ट किया, मुझे बहुत 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 दिलचस्पी आ रही है। इसके अलावा सर आगे चलते हैं। आप 2.25 साल आर्मी चीफ रहे, और आप ही के जमाने में, आप ही जब सर्वा थे आर्मी के, तब गलवान हुआ था, और गलवान को लेके कई सारी चीजें कही गई। एक्चुअली कुछ बता सकते हैं सर, वहां पे क्या हुआ था? क्या हमने चीनियों के लिए जमीन छोड़ दी? इस तरह के भी आरोप लगते रहे। देखिए, मेरे ख्याल से इसके बारे में काफ़ी लोग बोल चुके हैं, लिख चुके हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी लोगों ने टीवी पर दृश्य देखा है कि पीएलए की फौज जो है अपने बंकर तोड़ के वापस जा रही है। तो वो और क्या हो सकता है जीत के अलावा, कि पीएलए को हमने मजबूर किया कि वो पीछे जाए। तो वो एक बहुत बड़ी कामयाबी थी हमारे लिए, और जीत थी। तो इसके ऊपर लोगों को शक क्यों हो रहा है बार बार, ये मेरे समझ में नहीं आता। बार बार ये सवाल उठाया जाता है, इसीलिए क्योंकि आप क्यों, वो खुद देखो ना टीवी पर आपने क्या क्या देखा है, और जब टीवी के अपने आंखों से जो देख रहे हो इसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, तो मैं आपका ये तो मत नहीं बदल सकता ना, ठीक है। और 100 बार बोलने से भी अगर आपने नहीं माननी वो बात, तो नहीं मानोगे, तो नहीं मानेंगे आप, बिल्कुल सही। तो बार बार ये दोहराने से क्या फायदा। ठीक बात है सर। और आपको कैसा लगता है जब आप देखते हैं कि भारत दोनों तरफ से घिरा हुआ है? एक तरफ चीन है हमारे तरफ, और दूसरी तरफ पाकिस्तान भी एक हमारे लिए कॉन्स्टेंट प्रॉब्लम है, और बांग्लादेश भी प्रॉब्लम बनता जा रहा है। ऐसे में भारत कहाँ खड़ा होता है मिलिट्रीली सर? देखिए, जब कभी एक देश जो है ना, अपने जो संबंध है बाकी पड़ोसी देशों के साथ, तो सिर्फ एक मिलिट्री का सवाल नहीं है, एक होल ऑफ नेशन होता है, जिसमें पॉलिटिकल एंगेजमेंट, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, इकोनॉमिक एंगेजमेंट, मिलिट्री, सभी मिलकर जो है वो देश के होल ऑफ नेशन एफर्ट, और राष्ट्रीय क्षमता जो है सारे को मिलकर होती है। पाकिस्तान और चीन के साथ हम युद्ध लड़ चुके हैं, तो उनके साथ तो तनाव बना रहेगा, लेकिन बाकी जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ, जैसे अभी बांग्लादेश के साथ नए एम्बेसडर जा रहे हैं, बातचीत हो रही है कि वो पूरा वीज़ा सर्विस दोबारा खोले जाए, तो संबंध तो अच्छे हो ही रहे, बढ़ ही रहे हैं। तो हमेशा देशों के बीच में भी संबंध उतार चढ़ाव होता है, तो उसको नेविगेट करना है, वही जो है गवर्नमेंट का काम है, जिसमें योगदान मिलिट्री का भी होगा। सर 1 साल पूरा हो रहा है ऑपरेशन सिंदूर का। मैं आपसे समझना चाहूंगा, ऑपरेशन सिंदूर, कई लोगों ने सवाल उठाया कि हमने अपने जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स थे उनको पूरा नहीं किया। आप क्या कहेंगे ऑपरेशन सिंदूर पे? क्योंकि आपके तुरंत बाद ये हुआ था, और आर्मी तो 24 घंटे तैयार रहती है राष्ट्र की सेवा के लिए, सब जानते हैं। मैं समझता हूँ जो हमारा मिलिट्री ऑब्जेक्ट था वो उनको एक सबक सिखाना था, और वो सबक हमने बहुत अच्छी तरीके से उनको सिखाया। और जो हमने टारगेटिंग की वो प्रिसाइज टारगेटिंग थी, जहाँ जो उनके ठिकाने थे सिर्फ उस पर किया, जो आजू बाजू वाले इलाके हैं उस पर नहीं। तो प्रिसाइज, प्यूनिटिव सबक सिखाने के लिए, और प्रोपोर्शनेट, मेन चीज़ जो है ना, हमेशा प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, कि जितना उनके ऊपर नुकसान पहुंचाना था उतना हमने पहुंचाया। तो मैं समझता हूँ तीनों ये जो ऑब्जेक्टिव थे वो हासिल करने के बाद, अगर हमने उस ऑपरेशन को, हमें सिंदूर का हमने बंद नहीं किया, सिर्फ जो मिलिट्री ऑपरेशन है वो बंद हुआ है जी। तो उस बार, और उस हालत में जब पाकिस्तान ने हाथ खड़े कर दिए, तो उनको सीजफायर मानना वो बहुत ही सही कदम था। ऑपरेशन लेटर को भारत ने बढ़ने नहीं दिया, न करगिल में बढ़ने दिया और न ही ऑपरेशन सिंदूर में बढ़ने दिया। सर ये कितना इंपॉर्टेंट है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने करगिल के वक्त भारतीय सेना को कहा कि आप एलओसी नहीं क्रॉस करोगे? वो एक उस वक्त का फैसला था, और मैं हमेशा कहता हूं कि जिस वक्त फैसला लिया जाता है वो हमेशा सोच समझ के लिया जाता है, और जो भी फैसला लेता है वो यही उस वक्त के लिए वो सही फैसला होता है। बाद में आप कुछ भी करते रहो कि ना, कहते हैं कि
हाइंडसाइट इज 2020, लेकिन उस वक्त जो फैसला लिया वो एकदम सही फैसला था। मैं ये भी आपसे समझना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो कुछ ही घंटों के अंदर खत्म हो गया, क्योंकि भारत ने कहा कि हमको आतंकवादी शिविरों को नष्ट करना था और वो काम हमने किया। बिल्कुल और सही। जब उनका रिटेलिएशन आया तो हमने क्रॉस रिटेलिएशन भी उनकी तरफ किया। लेकिन क्या सर आपको लगता है कि उतने कम घंटों में आज तक किसी दो, मतलब आज तक तो दो न्यूक्लियर नेशन का तो कॉन्फ्लिक्ट हुआ ही नहीं है, उतने कम समय में वॉर को रोक देना ये भी अपने आप में एक डिप्लोमेसी की और रणनीति की जीत थी? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही फरमाया कि ना सिर्फ एक मिलिट्री विक्ट्री है लेकिन एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री है, और हमने पूरी दुनिया को दिखाया कि हम एक बड़े मैच्योर नेशन है, वॉरमॉन्गर नेशन नहीं है कि जो सिर्फ लड़ाई लड़ता रहता है बगैर के कोई एम के, फजूल के लड़ाइयाँ। तो एक किस्म से भारत का जो ग्लोबल स्टेचर है वो काफी हद तक बढ़ गया है। उस पर यह भी आरोप लगता है ये सीजफायर तो अमेरिका ने करा दिया, क्योंकि पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब ने लिख दिया। कैसे होता है सर सीजफायर, थोड़ा आप हमको समझाएंगे? मिलिट्री लोग कैसे बात करते हैं, क्या होता है, इसकी क्या प्रक्रिया होती है, आम दर्शकों के लिए थोड़ा सा? नहीं, इसके बारे में मैं कोई कह नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं रिटायर्ड हूँ, और हम जब रिटायर होते हैं तो हम रिटायर्ड हैं। अच्छा। लेकिन जो भी हुआ वो अच्छे के लिए ही हुआ। दो न्यूक्लियर नेशंस के बीच का ये कॉन्फ्लिक्ट था, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर इसको अपनी विक्ट्री बताया गया, इसको आप किस तरीके से देखते हैं एक भारतीय फौजी के तौर पर? क्योंकि पाकिस्तान हमसे 4 और ये 5वीं जंग हो गई है, हमसे हार चुका है 1947 से लेकर अब तक। लेकिन पाकिस्तान में 6 बार गया हूं सर, डिफरेंट असाइनमेंट पे। वहां पे ये पढ़ाया जाता है कि इन युद्ध में दरअसल भारत नहीं जीता, हम जीते। वो तो बांग्लादेश युद्ध को भी अपनी जीत बताते हैं। वो अपने लोगों को आप बेवकूफ बनाना चाहते हो तो बेवकूफ बनाते रहो, लेकिन कभी न कभी वो भी जागेंगे, उनको भी पता लगेगा कि हमें कैसे बेवकूफ बनाया जा रहा है। एक जैसे अंग्रेजी में एक कहावत है, यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल ऑल द टाइम, ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम, बट नॉट ऑल द पीपल ऑल द टाइम। जी। तो वो ऑल द पीपल ऑल द टाइम का वक्त आ रहा है पाकिस्तान में, और एक बार जब वो होगा तब उनके जो पॉलिसीज है, जो हमेशा भारत को एक दुश्मन के तौर पर देखती है, उसमें शायद समझदारी हो तो उसमें बदलाव आएगा, और वो बदलाव आने से ही फिर पाकिस्तान जो है आगे बढ़ पाएगा। कई सारे लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पे उस वक्त लिखा करते थे ये तो बहुत अच्छा मौका था, भारत को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर कब्जा कर लेना था। क्या इतना आसान है सर ये? देखिए, हमेशा जैसे सिंदूर में भी एक पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव था, और जो पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव है वो हासिल किया, और हमने जब सीज फायर का ऑफर आया, हमें लगा कि ऑब्जेक्टिव हमने हासिल कर लिए, तो हमने भी वो उस वक्त का मिलिट्री ऑपरेशन हमने रोक दिया। आगे जाके अगर जरूरत पड़े, जो भी टास्क मिले फौज को, वो उसके ऊपर विचार विमर्श करेंगे। भारत में एक भावना है ना कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा है और हमारी सेना इतनी केपेबल है कि उसको भी ले सकती है। आप क्या कहेंगे सर? वो एक पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन है। जी जी, बिल्कुल। होल ऑफ यूनियन, उस टाइम भी यूनियन टेरिटरी हुआ करता है, होल यूनियन टेरिटरी ऑफ JNK एंड लद्दाख इज इंसेपरेबल पार्ट ऑफ इंडिया, इत्यादि इत्यादि। तो वो तो पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन कब से है, लेकिन उसको भारत का हिस्सा बनाना ये जरूरी नहीं कि युद्ध के साथ हो। उनके लोग भी उठ के कह सकते हैं कि हमने भारत का हिस्सा बनना है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। एक राष्ट्र के इतिहास में 70 वर्ष जो है ना, बहुत 70-75 वर्ष ऐसे होता है। हम तो 3000 वर्ष पुराने हमारी सभ्यता है। तो देखते आगे जाके, हो सकता है फिर से अखंड भारत भी हो। आपको उम्मीद है कभी ऐसा हो सकता है? कुछ भी हो सकता है भविष्य में। सर, मैं आपसे एक चीज और समझना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर हमने कहा कि अभी भी कंटिन्यू है। क्या आपको लगता है पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आएगा? आपका इंप्रेशन क्या कहता है? आपके पास इतनी सारी जानकारियां आती होंगी, आपने सार्वजनिक तौर पर भी पाकिस्तान की हरकतों को एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर, मिलिट्री ऑब्जर्वर के तौर पर महसूस किया होगा। क्या पाकिस्तान कभी सुधर सकता है? पाकिस्तान की ये पॉलिसी काफी दशकों से चल रही है, उनके जनरल जियाउल हक के टाइम से, डेथ बाय 1000 कट्स। जी जी, धीरे धीरे वार करते रहो भारत के ऊपर, और
वार करते करते शायद हम में कोई बंटवारा हो या ऐसे कुछ, लेकिन वो पॉलिसी तो फेल है। और हमें तो यही सिखाया जाता है कि अगर कोई पॉलिसी कामयाब नहीं हो रही तो उसी के पीछे पड़े रहना बेवकूफ़ी है, फिर आपको दूसरा कुछ सोचना चाहिए। जब उनको मालूम है कि भारत से दुश्मनी उनके लिए हानिकारक है तो क्यों ना वो दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, तो वो अक्ल वहाँ आनी चाहिए। 1980 में तकरीबन भारत और पाकिस्तान का जीडीपी एक जैसे था। आज हम कहाँ के कहाँ पहुँच गए, चौथे 5वें नंबर पर, वो कहीं पर नहीं है। तो उनको देखना चाहिए कि क्या ये जो उनकी पॉलिसी है उनके लिए फायदेमंद है या नहीं। और आगे क्या सोचा है, क्या और कोई किताब आने वाली है? किसी को आपने पेन डाउन करना शुरू किया है या नोट्स लिखने शुरू किए हैं? हाँ, जरूर शुरू किया है। जो मेरी पहली किताब थी कैंटोनमेंट कॉन्स्पिरेसी, उसका मैं सीक्वल लिख रहा हूँ। सीक्वल माने कि जो उसमें हीरो हीरोइन है रोहित और रेणुका, वो सेम है लेकिन जो मिस्ट्री है वो अलग है। अच्छा। और अलग जगह सेट भी की है, नॉर्थ ईस्ट में। अच्छा। और मेरा विचार ये भी है कि मैं अपनी किताबों के जरिए लोगों की पूरे इंडिया की सैर कराऊं। तो पहला जो था वो यूपी गंगा किनारे था, ये दूसरा वाला नॉर्थ ईस्ट तवांग के एरिया में है, तीसरा मैं कहीं नीचे ले जाऊंगा साउथ इंडिया में, चौथा कहीं और। तो इस जरिए मैं न सिर्फ आर्मी के बारे में, मिस्ट्री तो होगा ही, लेकिन आर्मी के बारे में और भारत दर्शन भी करवाऊंगा सभी का। शुक्रिया सर आपसे बात करने का। इट्स एन ऑनर टू टॉक टू यू और आपकी किताब के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और आप जो आगे भी लिखने वाले हैं उसके लिए भी ढेर सारी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू दीपक, वेलकम। तो ये थे हमारे साथ जनरल नरवणे, जिन्होंने बताया हमें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। उन्होंने ये भी बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो ऑपरेशन सिंदूर है ये भी जारी है। मिलिट्री ऑपरेशन हमने खत्म किया है लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जारी है। जो 1 साल ऑपरेशन सिंदूर का पूरा हो रहा है, उस 1 साल में और इस ऑपरेशन सिंदूर में हमने क्या क्या पाया उसका उन्होंने विश्लेषण भी किया है। लेकिन चलते चलते कहूंगा, किताब उनकी बेहद दिलचस्प है, आप भी जाइए, खरीदिए, पढ़िए और एंजॉय कीजिए।